हाय फ्रेंड, मैं हूं संदीप सिंह चौहान। आप सभी का हमारी एसपीसी एकेडमी में स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का बुक स्टडी कराएंगे और मैं अध्याय फर्स्ट के तहत पालमपुर गांव की कहानी आज स्टडी करेंगे। पालमपुर गांव की कहानी में अवलोकन किया गया है। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया थी। पालमपुर गांव की जो मुख्य क्रिया थी खेती थी, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी और परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती हैं। इस उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। ये परिचय देखते हैं इसका। पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगढ़ पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। एक बड़ा गांव जो है कि रायगढ़ पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगढ़ और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। गांव में अधिकांश भूमि जो है कि उच्च जातियों के पास है, जो 80 परिवार हैं। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति दलित के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है। गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 अनुसूचित जातियां हैं और वे गांव के एक कोने के काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों से सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल, गांव में एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय और एक निजी औषधि भी है, जहां रोगों का उपचार किया जाता है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताती है। भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि
गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है। लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। उत्पादन संगठन। उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं। पहली आवश्यकता क्या है? भूमि है तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता जो है कि श्रम है, अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तीसरा आवश्यकता भौतिक पूंजी है, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह की आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? तीसरा जो है क्या है? भौतिक पूंजी है। तीसरा भौतिक पूंजी है। इसके अंतर्गत औजार, मशीन, भवन। इसके अंतर्गत जो मदें आती हैं उसमें पहला मद है औजार, मशीन, भवन। जो औजार, मशीन, भवन है, औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनों जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। ख इसमें क्या है? कच्चा माल और नकद मुद्रा उत्पादन। कच्चा माल और नकद मुद्रा उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नकद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं और कच्चा माल और नकद पैसे को हम क्या कहते हैं? कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। 1/4 आवश्यकता भी होती है। आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने के योग्य बनाने के लिए ज्ञात और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी कहते हैं। देखिए, कारखानों में चित्र संख्या 1.2 में कारखानों में मशीनों पर कार्य करते श्रमिक दिखाए गए हैं। चित्र में उत्पादन से प्रमुख भूमिका श्रम और अस्थायी पूंजी की पहचान की जाती है। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। पालमपुर में खेती। भूमि स्थिति। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। भूमि स्थिति पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। 75% लोग क्या हैं? खेती पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन यह याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाइयाँ हैं। खेतों में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुएं स्थिर होता है।
पालमपुर में वर्ष 1960 में आज तक 1960 में आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। अधिक गांवों में भूमि का मापन बीघा, गुट्ठा आदि है जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। एक हेक्टेयर 100 मीटर के बराबर होता है। एक हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप एक हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र को तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। बरसात के मौसम खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों में खरीफ के मौसम में इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और सितंबर के बीच आलू की खेती की जाती है। अक्टूबर और सितंबर के बीच किसकी खेती की जाती है? आलू की खेती की जाती है। सर्दी के मौसम में रबी फसल की कृषि की जाती है जिसमें गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवर्तन के खाते के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगढ़ की मंडी में क्या करते हैं? बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारी को बेचा जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलों इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की मुख्य व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा चलाए गए थे पर जल्द ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणामस्वरूप 1970 में दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदी मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिण पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक जुटक के टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा करते हैं। गेहूँ है, बाजरा है, गन्ना है और आलू है।
आइए चर्चा करते हैं। 11.5 में 10 लाख हेक्टेयर की इकाइयों में भारत में कृषि क्षेत्र को दिखाया गया है। साड़ी में नीचे दिए गए आरेख में इसे चित्र करके करें। आरेख क्या दिखाता है, कक्षा में चर्चा करें। चलिए इसको छोड़िए। पिछले वर्षों में जुताई क्षेत्र में वर्ष 1950 वर्ष दिया है। कृषि क्षेत्र मिलेनियन हेक्टेयर में है। वर्ष 1950 में 120 मिलियन हेक्टेयर हुआ। 1960 में 130 मिलियन हेक्टेयर, 1970 में 140 है, 1980 में 140 है, और इसी तरह 1990 में 140 है, और 2000 में 140 है, 2004 में 140 है, 2006 में 140 है, 2008 में 140 है, 2010 में भी 140 मिलियन हेक्टेयर पर कृषि की गई। इसमें ग्राफ दिया है, देखिए ग्राफ में क्या है। 0, 20, 40 और 1950, 1960, 1970 ईयर्स में एक ग्राफ दिखाया गया है कि कितने कितने क्षेत्रों पर खेती की गई। 1950 में 120 हेक्टेयर पे उसी को दिखाया गया है। 1960 में 130 हेक्टेयर करीब, देखिए यहाँ पे 160 में, देखिए जो है 150 में 120 है। 1960 में 130 हेक्टेयर के बीच आ जाएगा। उसी प्रकार 1970 में 140 हेक्टेयर है, 1980 में इस प्रकार 140 हेक्टेयर है, 1990 में भी 140 हेक्टेयर है, 2000 में भी 140 हेक्टेयर है, 2001 में भी 140 हेक्टेयर, 2005 में भी 140, इस तरह से 2010 और 2011 में भी 140 हेक्टेयर पे ही खेती की गई। आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी को भरिए। आपने देखा कि एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविधित फसल प्रणाली है। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि की विधियों का प्रयोग करना है। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मैदान में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थे। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। जो परंपरागत बीज थे उसकी कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय का गोबर, दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति 1960 में क्या होता है? हरित क्रांति है। हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए गए। गेहूं और चावल खेती किसके तहत? हरित क्रांति के तहत HYV तकनीकी के माध्यम से गेहूं और चावल की खेती के तरीके सिखाए गए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा ये देखिए अधिक उपज वाले बीज हैं, ट्रैक्टर है, सिंचाई व्यवस्था, आधुनिक कृषि विधियाँ हैं, कीटनाशक हैं, बांध हैं, बिजली है। आधुनिक कृषि तरीके HYV बीज, रासायनिक उर्वरक आदि है। HYV बीज आ गया और आधुनिक कृषि के तरीके आ गए, रासायनिक उर्वरक आ गए, इससे कृषि अधिकरण हो गई। मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणामस्वरूप जमीन की उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी।
पहले की अपेक्षा कहीं अधिक उसमें क्या होगा, अनाज उत्पन्न होने लगा, अनाज पैदा होने लगा। अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी। अधिक उपज केवल तभी उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों आदि के संयोग से ही संभव थी। बाद में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीके का सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीन खरीदे। उसमें से कुछ लोग ट्रैक्टर भी खरीदे, कुछ लोग फसल गहाने के लिए मशीन खरीदे, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें इससे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। HYV बीजों से उपज कितना हुआ, 3120। पहले कितना, परंपरागत खेती से 1300 किलोग्राम होता था, और जब HYV बीज जब आए तो 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर से उत्पादन होने लगा। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की काफ़ी मात्रा रही। मतलब कि उत्पादन अधिक होने लगा, तो जो बच जाता था खाने से उसको किसान बाज़ारों में बेचने लगते थे। बना के दिखाएगा। छोड़िए, तीसरा पढ़ते हैं। इसमें तीसरा देखते हैं, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानीपूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति प्रयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। अधिक उर्वरकों के कारण से मिट्टी में क्या हुई है, उर्वरकता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों सिंचाई के कारण भूमि जल स्तर में सतत प्रयोग से भौम जल स्तर में क्या हुई है, कम हो गई है। मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरण संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। आइए यहाँ पे देखते हैं कृषि सांख्यिकी 2013 की जेब की दाल का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन। 1965-66 में दाल का उत्पादन 10 क्विंटल था। गेहूं का उत्पादन ये मीट्रिक टन में, दालों तथा गेहूं का उत्पादन मीट्रिक टन में। 1965-66 में 10 मीट्रिक टन था और गेहूं का उत्पादन 10 मीट्रिक टन था। 1970-71 में दाल का उत्पादन 12 मीट्रिक टन था और गेहूं का उत्पादन 24 मीट्रिक टन था। 1980-81 में दाल का उत्पादन 11 मीट्रिक टन था और
गेहूं का उत्पादन 36 मीट्रिक टन था। इसी तरह से 2011-12 में भी दाल का उत्पादन 17 मीट्रिक टन और गेहूं का उत्पादन 94 मीट्रिक टन। रासायनिक उर्वरक ऐसे, ये देखिए, पालमपुर गांव कृषि भूमि का वितरण। पालमपुर गांव कृषि भूमि का वितरण। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं, रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधे को तुरंत उपलब्ध हो जाता है, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी से निकलकर भौम जल नदियों और तालाबों को प्रदूषण करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपलब्ध जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि उनके प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। स्रोत: डाउन टू अर्थ, नई दिल्ली। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है कि वहाँ खेती की लागत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरण है? पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरण है, आइए जानते हैं। आप ये जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांश दलित हैं। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है। परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांश दलित हैं। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली 2 हेक्टेयर से कम जिसके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकांश अधिसिंचित भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात यह भूमि उसके तीनों पुत्रों के बीच बंट गई। प्रत्येक के पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि रह गई थी, परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे थे। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता था। चित्र 1.4 में आप देखें, आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार में प्लाट है। पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 20 हेक्टेयर भूमि 10 हेक्टेयर भूमि या इससे अधिक भूमि है। ये देख रहे हैं फिगर, कैसी कृषि की जा रही है, उर्वरक का छिड़काव किया जा रहा है।
अनाज का छिड़काव किया जा रहा है। कृषि जुताई की जा रही है। ट्रैक्टर से जुताई की जा रही है। परंपरागत जुताई है, ट्रैक्टर से जुताई हो रही है। पाँच, श्रम की व्याख्या कौन करेगा? थोड़ा सा यहाँ रुकते हैं। श्रम की व्याख्या कौन करेगा? आइए पूछते हैं। श्रम की व्याख्या कौन करेगा? भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह से वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की आवश्यकता और श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर रखते हैं। देखिए यहाँ पर आजकल काम मिलना कठिन है। केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं और वह भी बहुत कम दिनों के लिए। पुरुष कह रहा है। महिला कह रही है घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी अभी एक हार्वेस्टर खरीदा है। इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में 5 माह से भी कम समय काम किया। अभी बोल रहा है हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा गहाई के लिए थ्रेशर है। यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशों को छिड़कते हैं। महिला कह रही है इस वर्ष मुझे रायगढ़ में ईंट भट्ठे पर काम की तलाश करनी पड़ेगी। उसके बाद मुझे स्थानीय साहूकार को 2000 रुपये देने हैं। मैंने पिछली गर्मियों में 1000 रुपये लिए थे जहाँ खेतों में काम नहीं था। मैं इसे कैसे चुकता कर पाऊँगा? मैं 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से कमाता हूँ। महिला कह रही है मेरा स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर देते हैं। डाला और रामकली के बीच बातचीत। डाला और रामकली गांव के सबसे निर्धन नागरिक में से है। फसल पर कोई अधिकार नहीं होता जैसा किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजबूती मिलती है
जिनके लिए वे काम करते हैं। मजबूती नकद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएं हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम रोदने रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेती के काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 115 रुपये अप्रैल 2000 निर्धारित है, लेकिन डाला को मात्र 80 रुपये ही मिलते हैं। पालमपुर में खेतिहर मजदूरों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतिहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्ति में से हैं। आइए चर्चा करते हैं। डाला तथा रामकली जैसे खेतिहर श्रमिक गरीब क्यों हैं? गोसाईपुर और मझौले उत्तर बिहार के दो गांव हैं। दोनों गांवों के कुल 850 परिवार हैं। 250 से अधिक पुरुष ऐसे हैं जो पंजाब, हरियाणा के ग्रामीण इलाकों या दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद या नागपुर में काम करते हैं। इस प्रकार का प्रभाव अधिसंख्य भारतीय गांवों में होता है। लोग प्रवास क्यों करते हैं? क्या आप इस बात की व्याख्या अपनी कल्पना के आधार पर कर सकते हैं कि गोसाईपुर और मझौली के प्रवासी अपने गंतव्यों पर किस तरह का काम करते हैं? खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। आप पहले ही देख चुके हैं कि खेतों के लिए आवश्यक तरीके के लिए कुछ अधिक अतः किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। अधिकांश किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से, गांव के साहूकारों या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। सविता की कहानी। सविता एक लघु कृषक है। वह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नकद पैसों की जरूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के लिए रूप में ही उसे 3000 रुपये चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह के कर्ज के लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कार्य देने को तैयार हो जाते हैं, जो ब्याज की दर बहुत ऊंची है। सविता को यह भी बचत देना पड़ता है कि वह इस कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 35 रुपये पर काम करेगी। 35 रुपये पर काम करेगी। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की मां के रूप में उस पर घर के कामों की भी बहुत जिम्मेदारी है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है।
2. छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेतों की खेती से बचत होती है। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्याख्या कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के तीनों कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि से गेहूं पैदा किया है। गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करेंगे? वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है तथा इसमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकता के लिए रख लेते हैं। इसलिए मझोले और बड़े किसान ही बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। चित्र 11.1 में आप गेहूं से लदी बाजार जाती बैलगाड़ी देख सकते हैं। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीद कर उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानों को बेच देते हैं। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। अपने अतिरिक्त गेहूं को वह रायगढ़ के बाजार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है? पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया था। बाद में उसने एक पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया, जिन्हें कम कर्ज की आवश्यकता थी। उसने बचत का उपयोग अगले इस मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में भी किया। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा था। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मझोले किसान भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रखा जाता है। इस तरह वे अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही वस्तु से कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने अथवा दुकान खोलने में भी करते हैं, जैसे कि हम देखेंगे। इस सब को गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। पालमपुर गांव में गैर कृषि क्रियाएं। हमने देखा है कि पालमपुर में खेती की प्रमुख उत्पादन क्रियाएं। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। डेयरी अन्य प्रचलित क्रियाएं हैं। डेयरी जो है कि दूध का व्यापार। पालमपुर में कई परिवार डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा चरी खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव रायगढ़ में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के दूध व्यापारियों ने रायगढ़ के दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्रों खोला हुआ है, जहां से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। मिस्री लाल की कहानी। मिस्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदते हैं जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेत में लगाया है। इसी कहानी हम पढ़े हैं, मिस्री लाल की कहानी। मिस्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदते हैं जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेत में लगाया है। पहले गन्नों को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था। अब लोग इसे मशीन से करना पसंद करते हैं। मिस्री लाल दूसरे किसान से भी गन्ना खरीद कर उससे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में मिस्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। करीम की कहानी। करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोल लिया है। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने
लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदने और अपने घर में बाजार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया। पालमपुर की दुकान। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय की नहीं करते। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोर में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोबाइल बत्तियां, कापियां, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट हैं, अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली है। वे खाने की चीज़ें बेचते हैं। परिवहन तेजी से विकसित होता एक क्षेत्र। पालमपुर और रायगढ़ के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शा वाले, तागे वाले, जीप, ट्रैक्टर, एक ट्रक ड्राइवर तथा रिक्शा वाले, तागे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियाँ चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसा मिलते हैं। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। किशोर की कहानी। किशोर एक खेतिहर मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाइयाँ होती थी। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदा। अब वह भैंस का दूध बेचता है। अब उसे अपनी भैंसा गाड़ी भी बना ली है जिसमें वह कई प्रकार के सामान ले जाता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है या कभी कभी वह गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर से आता है। हर एक महीने उसे परिवहन संबंधित कोई न कोई काम मिल जाता है। परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक कमाने लगा है।